नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 26 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया में डोपिंग क्राइसिस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यह भी द हिंदू का है, 2025 का साल हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कैसा रहा। और तीसरा आर्टिकल वो भी बढ़िया है, पॉलिटिकल फंडिंग से संबंधित। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम जो है उसको एनालाइज किया गया है। तो तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में डोपिंग क्राइसिस से संबंधित है। आप देखो, जीएस पेपर 4 एथिक्स और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में कि देखो, एक तरफ तो हम ना 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया हमें ना डोपिंग कैपिटल बोल रही है। तो ये ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो हम जानेंगे वाडा एजेंसी क्या है, नाडा क्या है, वाडा की 2024 की रिपोर्ट क्या कहती है, और इंडिया डोपिंग कैपिटल बनता जा रहा है। तो इससे 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने की हमारी जो इच्छा है, क्या उसको इम्पैक्ट होगा, रूट काजेज क्या है, डोपिंग क्यों करते हैं एथलीट्स, सॉल्यूशन क्या है, एंटी डोपिंग बिल, इसके क्या प्रोविजंस हैं, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो। देखो, डोपिंग का मतलब क्या होता है। देखो, डोपिंग होती है बैंड ड्रग्स का यूज करना अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह ना जेट फ्यूल यूज कर लेते हो, जेट फ्यूल यूज कर लेते हो ये सोच के कि मेरी जो परफॉर्मेंस है ना वो जेट जितनी तेज हो जाएगी। लेकिन इससे होता क्या है, इससे ना इंजन जो है वो खराब हो जाता है। यही होता है डोपिंग में। एथलीट्स जो हैं वो बैंड ड्रग्स लेते हैं ये सोच के कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इससे उनकी जो बॉडी है वो खराब हो जाती है। तो इस डोपिंग को रोकने के लिए ना दुनिया में एक पुलिस है जिसका नाम है वाडा। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा की ना एक ब्रांच है इंडिया में जिसका नाम है नाडा। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखो, एक ना टेक्निकल टर्म आप याद रखो, एएएफ। एएएफ मतलब एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग। मतलब देखो, जब एथलीट का सैंपल टेस्ट होता है और उसमें ड्रग मिलता है तो इसे बोलते हैं एएएफ। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल मतलब टेस्ट की रिपोर्ट का पॉजिटिव आना हो गया ना। हाँ वही है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसको टेक्निकल टर्म्स में बोल दो एएएफ यानी एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग, कोई अलग चीज नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल के कोर पॉइंट पे। आर्टिकल का कोर पॉइंट क्या है? कोर पॉइंट देखो ये है, लगातार तीसरे साल ना इंडिया टॉप पर आया है डोपिंग के टोटल केसेस के मामले में। टॉप पर आया है, एक ऐसा मुकाम जो इंडिया नहीं हासिल करना चाहेगा। इंडिया मेडल्स में टॉप पर आना चाहता है लेकिन डोपिंग में टॉप पर आ जाता है। जी हाँ, काफी शर्मनाक चीज है। मतलब पॉजिटिव डोपिंग केसेस के मामलों में इंडिया टॉप पर आया है। हमारे इंडिया में ना 7,113 टोटल टेस्ट किए गए थे और पॉजिटिव केसेस कितने आए? 260। यानी परसेंटेज देखो तो कितना आया? 3.6%। अब सुनने में तो देखो कम लगता है, बट आप इसे कंपेयर करो। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, सिर्फ 91 केस। तीसरे नंबर पे इटली है, 85 केस। मतलब हम ना उनसे 3 गुना आगे हैं। आप बताओ, गलत काम में 3 गुना आगे हैं। और चाइना की बात करें, चाइना में टोटल जानते हो कितने केसेस टेस्ट किए गए थे? चाइना में टोटल 24,214 केसेस टेस्ट किए गए थे, मतलब इंडिया से 3 गुना ज्यादा। लेकिन उनका जो डोपिंग रेट है हमसे भी कम है। इसका मतलब सीधा सीधा देखो ये है, हम ना कम टेस्टिंग कर रहे हैं चाइना के कंपैरिजन में, लेकिन बावजूद इसके पॉजिटिव केसेस हमारे देश में चाइना से भी ज्यादा आ रही हैं। फिर इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि देखो, प्रॉब्लम डोपिंग की ना हमारे देश में काफी गहरी है। और वैसे देखो, इंडिया के ना एस्पायरेशंस काफी स्ट्रोंग है। हम 2029 में ना
यहाँ पे 2029 आएगा। हम 2029 में ना वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजित करना चाहते हैं। 2030 में हम 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करना चाहते हैं। 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स को आए 100 साल हो गए। 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स तो इसका मतलब तो कॉमनवेल्थ गेम्स को आए 400 साल हो गए, नहीं 100 साल पूरे हो गए। तो वो कॉमनवेल्थ हम आयोजित करना चाहते हैं 2030 में। 2036 में हम ओलंपिक्स आयोजित करना चाहते हैं। मतलब इंडिया की एस्पायरेशंस, इंडिया की ड्रीम्स काफी बड़ी हैं। अब ना आप एक डीप पॉइंट सोचो, गहरा पॉइंट सोचो। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी क्या एक ऐसे देश को बोलेगी ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए जिसका जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो करप्ट है? आर्टिकल कहता है, देखो इंडिया के साथ तो वो हो रहा है लो ऑन परफॉर्मेंस एंड हाई ऑन डोपिंग। परफॉर्मेंस के मामले में हम लो पे चल रहे हैं और डोपिंग के मामले में हम हाई पे चल रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, हमारी ओलंपिक्स को होस्ट करने की जो बिड है ना, उसे खराब कर देगा। ग्लोबल परसेप्शन जानते हो क्या बन रहा है? ये बन रहा है कि इंडियंस जो एथलीट्स है ना, वो फेयर प्ले में विश्वास नहीं करते। कुछ समय पहले आपको याद होगा एक रशियन डोपिंग स्कैंडल सामने आया था और उसकी वजह से ना रशिया को ओलंपिक्स से ना बैन कर दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात, इंडिया भी उसी रास्ते पर चल रहा है। इंडिया उसी रास्ते पर चल रहा है। जो हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो ये कह रही है कि देखो हमने ना केसेस ज्यादा टेस्ट किए हैं, इस वजह से हमारे पॉजिटिव केसेस ज्यादा सामने आए हैं। डेटा देखिए, 2022 में हमने जो टेस्ट किए केसेस, पॉजिटिविटी रेट 3.2% थी, 2023 में 3.8% थी और दिसंबर 2025 तक जो नाडा क्लेम कर रही है पॉजिटिविटी रेट 1.5% है। तो देखो इस हिसाब से देखें तो सच अच्छी बात है, मतलब परसेंटेज जो है वो कम हुआ है पॉजिटिव केसेस का, हमने ज़्यादा केस टेस्ट किए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो ये पूरी तस्वीर नहीं है, पूरी तस्वीर नहीं है। आर्टिकल ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता है, कैट एंड माउस वाली। आप इसका मतलब समझो। देखो जब नाडा के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो एथलीट्स को टेस्ट करने जाते हैं ना, तो एथलीट्स भाग जाते हैं, लिटरली वो स्टेडियम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं ताकि कोई ये नाडा वाले ऑफिशियल्स ना उनका सैंपल ना ले लें, भाग जाते हैं वो। और ये सिर्फ देखो एथलीट्स की गलती नहीं है, बल्कि राइटर बोलते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ की भी गलती है। स्पोर्ट्स स्टाफ जैसे कोच हैं, फिजियो हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग ना एथलीट्स को ड्रग सप्लाई करते हैं। कई बार कोच ये बोल के एथलीट्स को ड्रग दे देता है कि ये तो विटामिन का इंजेक्शन है, ले लो, और बेचारे एथलीट को पता ही नहीं होता। तो इसलिए ना कई पॉजिटिव केसेस में ना बल्कि स्पोर्ट्स स्टाफ को भी सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि उनकी वजह से डोपिंग हुई है, उन्होंने डोपिंग में मदद की है। समझ गए? अब देखो 3 रीजंस हैं, राइटर बताते हैं आखिरकार देखो ये डोपिंग होती क्यों है। इसका सिंपल रीजन है नीड, ग्रीड और इग्नोरेंस। नीड, ग्रीड, इग्नोरेंस। सबसे पहले हम नीड की बात करेंगे। देखो इंडिया में ना स्पोर्ट्स सिर्फ पैशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का एक साधन भी है। आप हरियाणा या फिर दूसरे राज्य के गांव के लड़कों को देखिए, उनके लिए एक नेशनल मेडल लेके आना मतलब पुलिस में या फिर रेलवे में नौकरी पक्की। तो ना वो लोग शॉर्टकट लेने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई मेडल आ गया तो फिर हमारी नौकरी लग जाएगी, पूरे परिवार का जीविका जो है वो सेट हो जाएगी। तो उनकी ये सोच कई बार होती है। फिर है ग्रीड। आपके मन में आएगा जो एलीट एथलीट्स होते हैं, जो वेल सेटल्ड है, जिनके पास में खूब पैसा है, वो ऐसा काम क्यों करते हैं? देखो उनको पता है एक इंटरनेशनल मेडल आता है ना तो करोड़ों के कैश अवार्ड्स की बौछार हो जाती है। तो फेम और पैसों के लिए वो ये कदम उठाते हैं, तो उनकी ग्रीड झलकती है। समझ गए? फेम और पैसा ना उन्हें बिल्कुल अंधा कर देता है। फिर तीसरे नंबर पे है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कभी कभार देखो एथलीट ना बीमार होता है, वो सिंपल ना कफ सिरप ले लेता है, लेकिन कफ सिरप के अंदर ना टेरबुटलाइन जैसा बैंड सब्सटेंस हो सकता है। टेरबुटलानी अरे यार कई वर्ड्स में ऐसी दिक्कत हो जाती है ना। टेरबुटालिन, ये वाला जो बैंड सब्सटेंस है ना,
वो हो सकता है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो इसे बचाने के लिए ना नाडा ने ना नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन लॉन्च तो की है, लेकिन अभी ना अवेयरनेस कम है। पृथ्वी शाह का एग्जाम्पल देते हैं राइटर। पृथ्वी शाह जो हैं क्रिकेटर है ना, ये इन्होंने कफ सिरप पी थी और उसकी वजह से ना वो बैन हो गए थे। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है, कुछ तो कर रही है। उन्होंने एक स्टेप लिया है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025। अब मकसद क्या है इस बिल का? मकसद ये है जो हमारे देश में एंटी डोपिंग प्रयास है ना, उनको ताकत देना। अभी तक देखो ये नाडा बॉडी है ना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। अब उस नाडा बॉडी को ना स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जा रहा है इस एक्ट के तहत में। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब पहले तो सिर्फ एक सरकार के ऑर्डर से पास कर बना दी गई थी, लेकिन अब उसे एक्ट के अंदर डाला जा रहा है ताकि उसे और ताकत मिले अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने की। तो ना राइटर कंक्लूड करते हुए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशंस देते हैं। वो कहते हैं कि देखो सिर्फ बिल पास करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो ना ये नाडा जो बॉडी है ना, इसकी इंडिपेंडेंस हमें इंश्योर करनी होगी। अभी देखो नाडा बॉडी जो है ना वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो यहाँ पे ना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नाडा बॉडी को ना आपको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करना होगा ताकि वो बड़े से बड़े खिलाड़ी या फिर पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में ना आए और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करे। फिर नेक्स्ट फंडिंग। देखो डोपिंग की साइंस जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। आजकल ना माइक्रो डोजिंग वाली दवाइयाँ भी आ गई हैं कि जो पकड़ में नहीं आती। तो ऐसी डोजिंग को पकड़ने के लिए ना आपको काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसलिए नाडा बॉडी को ना फंड्स की आवश्यकता है। फिर अवेयरनेस का भी पॉइंट है कि सिर्फ बैन लगाना काफ़ी नहीं है। स्कूल लेवल से ना एथलीट्स को ये सिखाना पड़ेगा कि जो आपकी हेल्थ है ना वो मेडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टीरॉइड्स वगैरह लिए जाते हैं ना मेडल जीतने के लिए, इससे किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक आता है। तो ये डर ना एथलीट्स के अंदर होना चाहिए। तो कंक्लूजन में ना राइटर एक बात बोलते हैं, ओलंपिक्स जो हैं, ओलंपिक्स का मोटो क्या है? CTS, LTS और 40S, मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। लेकिन इसके साथ ना एक चौथा वर्ड भी जुड़ना चाहिए, ऑनेस्टियस, मतलब मोर ऑनेस्ट। अगर देखो इंडिया को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनना है ना, तो हमें वो मेंटलिटी छोड़नी पड़ेगी कि मेडल एट एनी कॉस्ट नहीं। एक अच्छी खेल भावना के साथ खेलना जरूरी है। मेडल तो हम जीत जाएंगे, मेहनत करेंगे तो आगे जाके, लेकिन खेल भावना अच्छी नहीं है, चोरी करके मेडल जीत रहे हैं, तो उस मेडल का कोई फायदा नहीं है। ये हमारी सभ्यता को नहीं दर्शाता है। तो चोरी किया हुआ मेडल बल्कि देश का गौरव नहीं बढ़ाता, देश की बेइज्जती करवाता है, देश की इंटीग्रिटी पर दाग लगाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, 2025 में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, इसको डिकोड करता है। निरुपमा राव के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, जो पहले हमारी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स एनालाइज करती हैं ये इस आर्टिकल में। जैसे अमेरिका हमारा सबसे मुश्किल पार्टनर क्यों बन गया है, चाइना और रशिया के साथ में हमारी जो दोस्ती है वो फोटो ऑप्स से आगे नहीं बढ़ पा रही है, और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडिया का स्थान अब पीछे क्यों चला गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे उथल पुथल क्यों इंडिया को परेशान कर रही है, ये सब इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो राइटर बोलते हैं जब 2025 की शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय हमारा मूड बहुत हाई था। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी टर्म स्विंग में थी। मतलब वैसे तो इलेक्शन 2024 में अप्रैल तक खत्म हो गए थे, मई में नई सरकार भी बन गई थी, लेकिन 2025 के शुरुआत में तो लग रहा था कि अब इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। हम सोच रहे थे कि ट्रंप वापस आ गए हैं और अमेरिका अब हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा। हम ये भी सोच रहे थे कि यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाएगा। लेकिन देखो साल खत्म होते होते जो हमारी उम्मीदें थी वो धूमिल होने लगी, धुएं की तरह उड़ने लगी। चारों तरफ से देखो इंडिया आज के समय में ना चैलेंजेस से घिरा हुआ है। एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, लेकिन यूएसए की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें झटका लगा वो यूएसए से ही लगा। देखो राइटर बोलती हैं,
राइटर बोलती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, वो सबको पता है, मतलब उनका मोटो है अमेरिका फर्स्ट। और उन्होंने क्या किया, उनके अंदर कोई इमोशन, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो अमेरिका जो इंडिया को काफ़ी सालों से दोस्त बोल रहा था, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। टैरिफ क्या होते हैं? सिंपल है, जब हमारा माल अमेरिका जाता है तो अमेरिका अब उस पर 25% टैक्स लगाता है। और ये ट्रंप ने लगाया ये बोल के कि यूएस से भी, इंडिया भी हमारे माल पे टैक्स लगाता है तो हम भी लगाएंगे। अब इसका सीधा सीधा असर ना हमारे देश के लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे हुआ। लेबर इंटेंसिव सेक्टर देखो, जैसे कपड़ा उद्योग है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, सूरत के डायमंड वर्कर्स, सी फूड है, ये बहुत ज़्यादा यूएसए में जाता था, लेकिन अब वो 25% महंगा बिकता है वहां पे। राइटर बोलते हैं देखो, ये जो सेक्टर थे ना, पहले से ये सेक्टर जीएसपी हटने से परेशान थे। आप बोलोगे सर ये जीएसपी क्या होता है? तो जीएसपी भी आपको बता देता हूं कि ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, ये क्या होता था और इसके हटने से क्या परेशानी आई इंडिया को। देखो, जीएसपी जैसा मैं नाम से ही मैंने आपको बताया, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये ना एक पुरानी स्कीम थी जिसमें ना अमेरिका डेवलपिंग कंट्रीज से ना बिना टैक्स माल ले लेता था। जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो थे ना, वहां से माल जाता था यूएसए में और बिना टैक्स के यूएसए वो माल ले लेता था, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता था। लेकिन ट्रंप ने ना इंडिया को जीएसपी से निकाल दिया था पिछली टर्म में, और ऑलरेडी ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर परेशान थे कि इंडिया को जीएसपी से निकाल दिया गया। लेकिन इस बार तो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए सीधा सीधा इंडिया पे, रेसिप्रोकल टैरिफ। और बल्कि बाद में तो इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है, ये बहाना बना के यूएसए ने 25% और सरचार्ज लगा दिया। समझ रहे हो? 25% एक्स्ट्रा टैरिफ किस लिए लगाया? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा था। तो कई चीजों पे ना अब 50% टैरिफ है टोटल। इसके अलावा इवन H1B वीजा, जो H1B वीजा है, उस पे यूएसए ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब इसकी वजह से कम लोग इंडिया से यूएसए जा पाएंगे, और कम लोग जा पाएंगे तो जाहिर तौर पे वो कम रेमिटेंस इंडिया वापस भेजेंगे, तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर चोट लगेगी इससे। तो ये तीनों काम यूएसए ने किए और इसकी वजह से हमारी जो दोस्ती थी वो यूएसए से हिल गई। फिर इसके बाद बात करते हैं चाइना और रशिया की। यहां पे देखो राइटर ना एक टर्म यूज करते हैं, टर्म है परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी। ये जो लिखी भी हुई है सामने, परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी। इस डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी का मतलब स्टेज पर गले मिलते हैं लेकिन पीछे हाथ खाली रहते हैं। गुड फोटोज बट बैड रियलिटी। यही हो रहा है इन दोनों देशों के साथ में। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, बड़ी बड़ी फोटोज भी खींची जा रही हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। याद होगा आपको सितंबर 2025 में मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात हुई थी एससीओ समिट में। दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी हाथ पकड़े हुए। उसके बाद फ्लाइट्स स्टार्ट हो गई, इंडिया और चाइना के बीच में वीजा दिया जाने स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें स्टार्ट हो गई, लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे ना तो देखो एलएसी पे ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एलएसी पर अभी भी चाइना के द्वारा सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी गई है। वो दोबारा से अपनी फोर्सेस को आगे भेज सकता है एलएसी पर। चाइनीज कंपनीज पे अभी भी इंडिया की सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। इसके अलावा आपको याद होगा नवंबर 2025 में ना अरुणाचल प्रदेश की एक महिला थी, वो लंदन से जापान जा रही थी और बीच में संघाई में स्टॉप था। तो संघाई में ना उनको रोक लिया गया कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है, स्टेपल्ड वीजा काफी है, ये कह के उनको डिटेन कर लिया गया था। तो ये इंसिडेंट बताता है कि अभी भी ना ट्रस्ट डेफिसिट काफी ज्यादा है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर देखो रशिया की बात की जाती है। रिसेंटली ना रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे और मोदी और पुतिन का ना एक गले मिलते का, बियर हग का जो फोटो था काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन देखो ये जो इंडिया रशिया
समिट हुआ ना, आप बताओ क्या इससे कोई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट निकल के आया? नहीं निकल के आया, सिर्फ बातें हुई। लेकिन डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, इन डोमेन्स में कोई भी नई डील सामने नहीं आई। और देखो हमारा जो पुराना दोस्त है ना रशिया, सबको पता है आज के समय में ना चाइना के बहुत ज्यादा करीब चला गया है और इंडिया से दूर खड़ा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। देखो ये पॉइंट काफी ज्यादा डीप है, ध्यान से सुनना आप। हर देश ना अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाता है। हर देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाता है। यूएसए ने 2017 में जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की थी ना, तो उसमें ना इंडिया को काफी बढ़िया स्थान दिया गया था। मतलब इंडिया को लीडिंग ग्लोबल पावर बोला गया था, मेजर डिफेंस पार्टनर बोला गया था यूएसए के द्वारा, और चाइना को एक प्रकार से दुश्मन बोला गया था। बोला गया था कि चाइना तो रिविजनिस्ट पावर है जो हमें रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन अभी जो 2025 में यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज हुई ना, इसमें इंडिया का रोल सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में और मिनरल्स तक इंडिया का रोल जो है वो सीमित कर दिया गया। और सबसे जो डरावनी बात यह है, ट्रंप ने ना चाइना और रशिया के लिए ना काफी ज्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज की है अपनी इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। ट्रंप ने G2 का हिंट दिया है। G2 मतलब अगर यूएस और चाइना दोनों एक हो जाएं तो दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड को चला लेंगे। मतलब यूएसए और चाइना दोनों की दोस्ती, ये है G2 का कंसेप्ट। दोनों मिलके वर्ल्ड को चलाएंगे। अगर G2 होता है तो फिर देखो इंडिया की जो वैल्यू है वो यूएसए के लिए काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अभी तो हम बैलेंसिंग पावर का काम कर रहे हैं, यूएसए के लिए चाइना के अगेंस्ट, लेकिन उनकी दोस्ती हो गई तो फिर इंडिया की जो बैलेंसिंग पावर की वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही देखो राइटर ये भी बोलते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो काफी टूट रहा है। गाजा में और यूक्रेन में जो पीस प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए वो देखो किसके पक्ष में है? वो एग्रेसर के पक्ष में है। एग्रेसर मतलब जिसने वार स्टार्ट किया उसके पक्ष में है। वो बात अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स इस पे डाउट रेज करेंगे कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, पहले तो हमला हमास ने किया था, लेकिन दोनों केसेस में ना इजराइल और रशिया इनके पक्ष में पीस प्रपोजल्स ज्यादा एक्सेप्ट हुए हैं। तो वर्ल्ड वैसा हो रहा है आज के समय में, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो अब सिर्फ किताबों में रह गया है, वो प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। समझ गए? फिर इसके बाद में इसको हम आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कौटिल्य की ना मंडल थ्योरी है। कौटिल्य की मंडल थ्योरी कहती है कि आपका जो पड़ोसी देश है ना वो आपका नेचुरल दुश्मन है। 2025 में हमारे पड़ोस में क्या हाल है, आप देखिए 2025 में हमारे पड़ोस में क्या हाल है। देखो 2025 में ना पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और टेररिस्ट जो है वो वैली के अंदर तक आ गए। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दुनिया ने ना अटैक को तो कंडेम किया कि इंडिया में जो अटैक हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ना दुनिया ने ना पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के एक्शन को सपोर्ट नहीं किया उतना जितना करना चाहिए था। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ है ना फील्ड मार्शल असीम मुनीर, काफी एग्रेसिव है वो। यूएसए ने बोला था वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो पाकिस्तान में पहले तो पीछे से मिलिट्री ऑपरेट करती थी, अब तो खुलेआम पावर जो है हड़प रही है मिलिट्री वहां की। और पाकिस्तान को ना टर्की और अजरबैजान का सपोर्ट भी मिल रहा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ। तो ये सीधा सीधा इंडिया का ना स्ट्रेटेजिक इनसर्कलमेंट है, मतलब इंडिया को घेरा जा रहा है, ऐसा लगता है राइटर के अनुसार। फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं राइटर? बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं। बांग्लादेश के साथ अभी हमारे रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के एक मेंबर को लिंच किया गया और उसके बाद में डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी रेज हुआ, बहुत कुछ हुआ। नेपाल में भी हमने देखा कि इस प्रकार से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और नई गवर्नमेंट के लिए कसमकस स्टार्ट हुई, यानी वहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी है। तो ये ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स हैं बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी।
ये देखो इंडिया फ्रेंडली नहीं है, समझ रहे हो? ना तो नेपाल में ना बांग्लादेश में इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट्स नहीं है वहाँ पे। और म्यांमार में तो वहाँ पे मिलिट्री रूल है, अपने हिसाब से मिलिट्री इलेक्शन करवा रही है। और इंडिया की जो अपील थी कि डेमोक्रेसी लाई जाए, वो जो अपील है वहाँ पे फेल हो गई है। तो राइटर अब कंक्लूजन पे आते हैं। राइटर बोलते हैं देखो हमें ना ये परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी जो है वो रोकनी पड़ेगी। परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी मतलब गले मिलना, अवार्ड्स लेना और कार में साथ घूमना, ये सब ऑप्टिक्स हैं। रियल डिप्लोमेसी रिजल्ट्स मांगती है, रिजल्ट्स जैसे टैरिफ कम होना, बॉर्डर सिक्योर करना। हमें देखो विश्व गुरु बनना है या फिर विश्व मित्र बनना है, वो सब ठीक है, लेकिन हमें विश्व विक्टिम नहीं बनना है। मतलब हमारे साथ ही हमेशा गलत हो कि लोग टैरिफ लगा दें और हम कुछ ना कर सकें। तो हमें देखो हमेशा ये नहीं रोना है कि हमारे साथ गलत हुआ, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, पड़ोसी देश एहसान फरामोश है। नहीं, इन सब बातों से कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना इमोशन की कोई कीमत नहीं है। अगर देखो हम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले को कंडेम करते हैं ना, तो फिर हमें ना हमारे देश के अंदर भी ना माइनॉरिटीज को बचाना होगा, क्योंकि दुनिया समझती है कि फिर ये इंडिया की ना हिपोक्रेसी है। इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर हमला होता है जब तो इंडिया कुछ नहीं बोलता, जबकि पड़ोसी देशों में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है तो सरकार बोलती है। ये हमारी हिपोक्रेसी है, समझ रहे हो? तो यहां पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पॉलिटिकल फंडिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटिकल फंडिंग से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। जैसे देखो इलेक्शन एक स्टेट अफेयर है या फिर प्राइवेट बिजनेस है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, क्यों सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब क्विड प्रो को के बारे में क्या बोला था। फिर 1969 का बैन और ब्रीफ केस पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो आप ना सोच के देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है, एक टीम के पास में ना बेस्ट बैट्स हैं, पैड्स हैं और न्यूट्रिशन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अमीर हैं। और दूसरी टीम के पास में ना जूट से बने जूते भी नहीं हैं। तो आप बताओ, उनके पास में कोई रिसोर्स नहीं है दूसरी टीम के पास में, क्या ये फेयर कंपटीशन है? आप बोलोगे नहीं सर, ये बिल्कुल फेयर कंपटीशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी ना यही डिस्कस हुआ था। उन्होंने ने ये कहा था कि इलेक्शन जो है वो देखो एक प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये एक स्टेट अफेयर है, स्टेट का मामला है। किसका मामला है? स्टेट का मामला है। मतलब चुनाव करवाना देश की जिम्मेदारी है, ना कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का धंधा है। अगर अमीर कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिलेगा तो फिर हमारे देश की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये प्लूटोक्रेसी बन जाएगी। मतलब अमीर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो बड़ी बड़ी मार्केटिंग करेंगी, बड़ा शोर शराबा करेंगी और वो जीत जाएंगी। लेकिन क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आज आर्टिकल में ना इसी चीज पे बात की जा रही है। आप जरा ना डेटा पे नजर डालिए, डेटा पे नजर डालिए। डेटा पे नजर डालोगे तो आपको लगेगा कि जो कॉरपोरेट्स हैं वही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पैरेलल और इवन उससे भी पहले एक और टूल चल रहा है जिसकी सहायता से कॉरपोरेट जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी एक और ऐसा तरीका है जिसका यूज करके कॉरपोरेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फंडिंग देके अपने इशारों पे नचाते हैं। फिर जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट। वो तरीका क्या है? वो तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। 2013-14 से लेके 2023-24 के बीच में डायरेक्ट
कॉर्पोरेट डोनेशन का डेटा अगर हम देखें तो अपने को यह पता लगेगा कि जितना पैसा बीजेपी को मिला, वो देखो बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा मिला भी देना तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशन बीजेपी को मिला। शेयर परसेंटेज में देखें तो बीजेपी को जितना कॉर्पोरेट डोनेशन मिला वो था 85%, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज का मिला के सिर्फ 15%। तो आपको लगता है यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है चंदे के मामले में, कॉर्पोरेट डोनेशन के मामले में? बिल्कुल नहीं। यहां पे एक प्रकार से ना मोनोपोली दिख रही है बीजेपी की। अब आप ये पूछोगे सर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट की आपने बात तो की, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है? तो मैं आपको ना इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में बताता हूं। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का कंसेप्ट ना 2013 में आया था। जब देखो किसी कंपनी को पैसा डोनेट करना होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो एक तो वो डायरेक्ट डोनेट करे, डायरेक्ट डोनेट करेगी तो वो नजरों में आ जाएगी कि इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को सीधा सीधा चंदा दिया। तो ना इस चीज को छुपाने के लिए ना ये कंसेप्ट है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? होते देखो ये भी कंपनी की तरह है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। जैसे कंपनी को एक बोर्ड चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, वैसे ही इलेक्टोरल ट्रस्ट भी एक कंपनी की तरह काम करती है और इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। होता क्या है, कई सारी कंपनीज ना मिलके, जैसे देखो एयरटेल है, डीएलएफ है, इन सब ने मिलके ना एक इलेक्टोरल ट्रस्ट स्टैब्लिश कर दिया जिसका नाम है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब ये सारी जो कंपनीज है ना, एयरटेल, डीएलएफ जैसी, ये इस प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाल देती हैं और फिर इस ट्रस्ट से पैसा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में। अब चूंकि देखो एयरटेल से पैसा आया, डीएलएफ से आया और बहुत सारी कंपनीज से पैसा आया इस ट्रस्ट में, सारा पैसा ना मिक्स हो जाएगा और बाद में इस ट्रस्ट से पैसा जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, बीजेपी के पास में, कांग्रेस के पास में। सिर्फ यह पता लगेगा कि इस ट्रस्ट से पैसा बीजेपी को मिला, यह नहीं पता लगेगा कि इस ट्रस्ट में किसका पैसा जो था वो बीजेपी को मिला। मतलब एयरटेल ने दिया इस ट्रस्ट को और यह ट्रस्ट फर्दर देता है बीजेपी को, तो यह नहीं पता लगा ना कि एयरटेल ने बीजेपी को दिया। एयरटेल ने तो इस ट्रस्ट को दिया, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया, फिर इस ट्रस्ट ने बीजेपी को दे दिया, तो बीच में एक लेयर आ गई। पता नहीं लगा कि एयरटेल ने किसको दिया, डीएलएफ ने किसको दिया, क्योंकि सिर्फ यह पता लगेगा कि इन्होंने तो इस ट्रस्ट को दे दिया। समझ रहे हो? तो आप ये बोलोगे कि सर मतलब ऐसा भी होता है क्या कि ये जो कंपनीज बोलेंगी, क्या वो पैसा ये ट्रस्ट उसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है या फिर इस इलेक्टोरल ट्रस्ट की चलती है? आंसर ये है ट्रस्ट की नहीं चलती है। कंपनीज जो बोलती हैं ना, कंपनीज ये बोलती हैं कि भाई प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट 100 करोड़ हम तुझे दे रहे हैं, ये तुम बीजेपी को दे देना या कांग्रेस को दे देना। तो फिर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ना फिर उसी पार्टी को देता है, लेकिन पता नहीं लगता, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है, उस कंपनी को पता होता है। समझ रहे हो? लेकिन और जनता को नहीं पता लगता कि कौन सी कंपनी ने किसको पैसा दिया है। अब डेटा देखिए, पिछले 10 सालों में ना ये जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट से 75% जो पैसा है वो बीजेपी को गया है। 75% यानी 2180 करोड़ जो है वो बीजेपी को गया है और कांग्रेस को मिला है सिर्फ 216 करोड़। रेशो देख रहे हो? 10:1। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि किस कंपनी ने पैसा दिया और वो ये भी बताते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा गया है हमारे ट्रस्ट से। लेकिन राइटर बोलते हैं भाई सिर्फ इतना बताते हैं कि किस कंपनी ने पैसा इस ट्रस्ट को दिया और इस ट्रस्ट ने पैसा कौन सी पार्टी को दिया, लेकिन बीच में लेयर तो आ गई ना, ये तो नहीं पता लगा ना किस कंपनी से पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, स्पेसिफिकली ये नहीं पता लगता। यहां पे लेयर आ गई। बात को समझे आप? कनेक्शन मिसिंग है, कनेक्शन मिसिंग है। पब्लिक को यह नहीं पता चलता है कि किस कंपनी का पैसा किस पार्टी को गया। यह सिर्फ देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है क्योंकि ये कंपनीज रिटर्न फाइल करती हैं, लेकिन आम जनता को नहीं पता होता। मतलब इसी को भी पता होता है वैसे तो, लेकिन आम जनता को नहीं पता होता। इसलिए राइटर बोलते हैं कि देखो जो भी कंपनी ट्रस्ट बना के पैसा डालती है ना, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है, वो उसे जरूर पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए कि
भाई टाटा वालों को जैसे ये डिक्लेयर करना चाहिए जो ये एबीसी ट्रस्ट है हमारा है, रिलायंस वालों को ये पब्लिक को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये ट्रस्ट हमारा है, तो पब्लिक को पता लगना चाहिए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं एक ना टर्म होती है, एक लैटिन में ना एक टर्म होती है जिसका नाम होता है क्विड प्रोको। क्विड प्रोको इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब लेन देन। हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम हमारा काम करना। बिजनेस में देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोनेट करती है ना, वो अच्छी इंटेंशंस के साथ में चैरिटी के हिसाब से डोनेट नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी कहती है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम आज पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, कल वो हमारी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ना, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्विड प्रोक हो सकता है। मतलब 5 जजेस की बेंच का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जजमेंट आया था ना, तो पैराग्राफ नंबर 201 में ये बोला गया कि कंपनीज का कंट्रीब्यूशन जो है वो ओपन एज डे लाइट है, मतलब सबको दिख रहा है कि वो पैसे क्यों दे रहे हैं, बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और पैरा नंबर 212 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कंपनीज डोनेट करती हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी से कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है वो सिक्योर किए जाएं। जब देखो सरकार उन्हीं कंपनी से पैसा लेगी तो फिर पॉलिसी किसके लिए बनाएगी, आम आदमी के लिए बनाएगी या फिर उन कंपनीज के लिए बनाएगी। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, दिन दहाड़े ये तो ऐसा करप्शन है जिसे नॉर्मल बना दिया गया है। समझे आप? अब आप एक और टेक्निकल पॉइंट समझो। इंडिया में ना देखो कैंडिडेट के खर्चे पे तो लिमिट है। जैसे लोकसभा में एक कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 95 लाख खर्च कर सकता है, उसी प्रकार से विधानसभा इलेक्शन में भी लिमिट है एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज देखो हजारों करोड़ उड़ाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जेट हायर करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली पर जाते हैं, उसका खर्च अपने आप में बहुत ज़्यादा करोड़ों में होता है। रैलीज पे बहुत ज़्यादा करोड़ों में खर्च होता है, सोशल मीडिया पे खर्च होता है, एड्स पे खर्च होता है। ये सब खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज का दिखा दिया जाता है और इस पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब सोच के देखो, बीजेपी के अलावा कोई आम आदमी इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो उसके पास में तो इतना पैसा है नहीं खर्च करने के लिए। उसके पास में कहाँ है इतना पैसा खर्च करने के लिए? समझ गए? तो फिर इलेक्शन अमीरों का इलेक्शन नहीं होगा, गरीबों का इलेक्शन कहां पे रहा? एंट्री बैरियर तो बहुत हाई हो गया कि पैसे के बिना तो आप टिकट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिर राइटर बोलते हैं आप ना थोड़ा इतिहास में जाओ। 1969 से लेकर 1985 के बीच में ना कॉर्पोरेट डोनेशंस बैन थे। मतलब जो कंपनीज थी, कॉर्पोरेट ग्रुप्स थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर सकते थे। इंदिरा गांधी ने यह बैन लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने बोला था कि कंपनीज जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, उनका पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। लेकिन यहां से ना ब्रीफ केस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। ब्रीफ केस पॉलिटिक्स मतलब कंपनीज ने ना पॉलिटिकल पार्टीज को ना एक नंबर में यानी पक्के में पैसा देना बंद कर दिया। मतलब अकाउंट बैंकों के थ्रू पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन ना ब्रीफ केस कैश से भरे हुए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने लगे। मतलब 2 नंबर में पैसा दिया जाने लगा कैश की फॉर्म में, ताकि वो सरकार की नजरों में ना आए, चोरी छुपे। तो वहां से ब्रीफ केस पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, यानी ब्लैक मनी देना स्टार्ट होता है कंपनीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को। सूटकेस भर भर के कैश दिया जाने लगा और इससे ना करप्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो राइटर यही बोलते हैं, देखो उस ब्रीफ केस पॉलिटिक्स से ना हमें एक सीख मिलती है कि आप किसी चीज पे अगर बैन लगाओगे ना तो इल्लीगल रास्ता जो है वो खुल जाता है। लेकिन हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट चैनल, हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट चैनल फंडिंग का। तो सॉल्यूशन क्या है? राइटर कहते हैं देखो कई सारी कमेटीज ने, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1998 में आई थी, एडीआर ने भी, सबने ये सजेस्ट किया है कि सॉल्यूशन है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। क्या है सॉल्यूशन? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इसका मतलब यह है इलेक्शन का खर्चा जो है वो प्राइवेट कंपनीज ना उठाए बल्कि सरकार उठाए। सरकार उठाए मतलब टैक्स पेयर्स के पैसों से इलेक्शन हो और पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन राइटर देखो एक वार्निंग देते हैं,
स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट खुद पैसा दे इलेक्शन लड़ने के लिए, उससे पहले ना पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब सुधार आने जरूरी हैं, जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पार्टीज के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए, हाई कमांड कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए, आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑडिट होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल पार्टीज कैसा खर्च कर रही हैं, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, और सबसे लास्ट में डाइवर्सिफिकेशन इज द की, मतलब फंडिंग के सोर्स डाइवर्स होने चाहिए, सिर्फ कॉरपोरेट्स पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, उन पे निर्भरता कम होनी चाहिए। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, देखो पॉलिटिकल फंडिंग जो है इंडिया में ना तो फेयर है ना ही ट्रांसपेरेंट है, और एक पूरा नेक्सस बन चुका है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच में और रूलिंग पार्टीज के बीच में, मतलब आज के समय में सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच में। अगर हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी है वो ऑफ द पीपल की जगह ऑफ द डोनर बन जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो हमने पॉलिटिकल फंडिंग वाला आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।